नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम फिजिक्स का 12th फिजिक्स का अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट। तो इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की या प्रत्यावर्ती वैद्युत भागबल की उत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब हम किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत किसी कोण पर रखते हैं, मान लो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हम एक कुंडली रखते हैं। ठीक है, और इस कुंडली को मान लो एक समान कोणीय वेग से घुमाते हैं। ये कुंडली हम घुमा रहे हैं, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B है और इसको हम एक समान कोणीय वेग से घुमाते हैं। जब एक समान कोणीय वेग से घुमाएंगे तो कुंडली में बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी एक निश्चित आवृत्ति से चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा। जब निश्चित आवृत्ति से चेंज होगा तो कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत भागबल उत्पन्न होगा। उस वैद्युत भागबल की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होएगी। तो जो हमारा जो वैद्युत भागबल उत्पन्न होगा इसी को कहेंगे हम प्रत्यावर्ती वैद्युत भागबल। ठीक है, अगर हम इस कुंडली को किसी सर्किट से जोड़ दें तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा कहलाएगी हमारी प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अब इसको देखते हैं। अब मान लो ये हमारी कुंडली है और घूम रही है। अब हम इस चित्र को थोड़ा सा हटके बना देते हैं। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है B और ये कुंडली हमारी लगभग इस तरह से है। ठीक है, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आता इसीलिए थोड़ा अलग बना दिया। और ये हमारी ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इससे ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, हम जानते हैं थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। थीटा एंगल बना रही है तो इसका जो घटक होगा वो होगा हमारा सदिश घटक। ये B के सापेक्ष थीटा बना रही है तो इसका सदिश घटक हो जाएगा B cos थीटा। ठीक है, अब मान लो जो कुंडली है, कुंडली का जो तल का क्षेत्रफल है A मान लिया और कुंडली में फेरों की संख्या, तारों की कुंडली बनाएंगे तो कुछ फेरे होंगे, कुछ तारों को घुमा के बनाते हैं तो उसमें मान लो फेरों की संख्या n है। और हम जानते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है हमारा कोणीय वेग होता है। और थीटा हमारा रेखीय कोण होता है और ओमेगा हमारा कोणीय वेग होता है। तो ये थीटा और ओमेगा में संबंध होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी। अब माना तो कुंडली के प्रत्येक या एक फेरे पर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होगा BA cos थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं चूँकि चुंबकीय के प्रत्येक फेरे पर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो BA cos थीटा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चुंबकीय
फ्लक्स परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर निकालते हैं तो उसे समय के सापेक्ष निकालते हैं और उसमें समय के सापेक्ष उसका अवकलन कर देते हैं जब दर निकाली जाती है। तो ये हो जाएगी हमारी, इसको d∅/dt, जब दर निकालेंगे हमेशा तो याद रखो उसमें समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो d∅/dt बराबर d/dt BA cos थीटा। ठीक है, अब थीटा बराबर हम जानते हैं ओमेगा टी होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे ओमेगा टी। तो d∅/dt बराबर d/dt BA cos ओमेगा टी। अब BA तो बाहर हो जाएगा क्योंकि अवकलन में जो टी के पद हैं उनको ही लेते हैं और BA को नहीं लेंगे, तो ये कांस्टेंट माने जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा d∅/dt BA। अब cos ओमेगा टी का हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये cos ओमेगा टी का अवकलन होता है। तो ये निकल के आ गया हमारा माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर को ही हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो वैद्युत वाहक बल E बराबर होता है हमारा माइनस d∅/dt। ये बात हम जानते हैं। माइनस इसलिए होता है कि ये उस कारण का विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न होता है, इसलिए ये माइनस में होता है। तो अब d∅/dt की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से यहाँ रख देंगे तो हमारा वैद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मान लो कुंडली में n फेरे हों तो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा हमारा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया हमारा किसी कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का मान। अब NBA ओमेगा ये तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। अब वैद्युत वाहक बल जो परिवर्तित होगा वो साइन ओमेगा टी पर परिवर्तित होगा। अब कैसे परिवर्तित होगा अब देखते हैं कि जब ओमेगा टी का मान 0 होगा। अब यहाँ हम एक चार्ट बनाते हैं। कि जब ओमेगा टी, ये मान लो E है और ये कोण है हमारा ओमेगा टी। तो जब ओमेगा टी का मान, ये ओमेगा टी है और ये हमारा E वैद्युत वाहक बल इधर ले लो। तो हमारा यहाँ लेंगे 0 डिग्री, यहाँ लेंगे 90 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो E का मान 0 डिग्री पर 0 रहेगा, उसके बाद 90 डिग्री तक बढ़ेगा। साइन 90 की वैल्यू अधिकतम होती है 1, तो यहाँ हमारा वैद्युत वाहक बल अधिकतम होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो बीच में 180 ले लेते हैं। चलो, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो जब हमारी कुंडली घूम के, अब ये एंगल कैसे चेंज हो रहे हैं भाई, ऊपर हमारे फिगर में बताया कि ये कुंडली घूम रही है। अब ये घूम रही है तो ये थीटा हर बार चेंज होता रहेगा, चेंज होगा। कभी 0 से लेके थीटा 0 से लेके 90, 90 से 180 ऐसे घूमेगा। तो बस वही चार्ट है। तो जिस समय कुंडली हमारी 0 डिग्री पे होगी हमारा वैद्युत वाहक बल 0 होगा। हमारी कुंडली 90 डिग्री पर लंबवत पहुंचेगी चुंबकीय क्षेत्र के, तो
हमारे वैद्युत भाग बल का मान अधिकतम होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी 1 होता है। उसके बाद जैसे ही 180 डिग्री पर पहुंचेगी, उसके पैरेलल पहुंचेगी, तो साइन वैल्यू 0 हो जाती है 180 पे, तो वापस हमारे वैद्युत भाग बल 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही कुंडली हमारी 270 डिग्री पे पहुंचेगी, तो 270 डिग्री पे हमारा जो साइन की वैल्यू माइनस में अधिकतम होती है, -1 होती है, तो वो वैद्युत भाग बल हमारा नीचे पहुंच जाएगा माइनस में, क्योंकि ऊपर हमारी वैल्यू प्लस की होती है, नीचे माइनस की होती है। फिर 360 डिग्री पे जैसे ही हमारी कुंडली पहुंचेगी, वापस पूरा चक्कर लगा के, तो वहाँ भी वैल्यू हमारी साइन ओमेगा टी की थीटा की 0 होती है, तो फिर वैद्युत भाग बल का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा वैद्युत भाग बल का चार्ट। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डिपेंड करता है ओमेगा टी पर, ओमेगा टी मतलब थीटा पर। तो जैसे ही कुंडली हमारी एक चक्कर पूरा लगाएगी, तो एक चक्कर में हमारा 2 बार, एक यहाँ 90 डिग्री पर अधिकतम होगा, 270 डिग्री पर अधिकतम होगा, लेकिन उल्टी दिशा में, दिशा वहाँ विपरीत हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसी को बोलते हैं हम साइन वेव चार्ट। ठीक है, तो अगर हम E0 बराबर NBA ओमेगा को मान लें, तो हमारा E बराबर हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ E0 बराबर है हमारा NBA ओमेगा। E0 को क्या कहेंगे? ये होगा हमारा अधिकतम या महत्तम विद्युत भाग बल। क्योंकि अधिकतम इसलिए कहेंगे क्योंकि साइन ओमेगा टी हमारी 1 हो जाएगी, तो ये हमारा अधिकतम विद्युत भाग बल हो गया। तो ई को लिख सकते हैं हम E0 साइन ओमेगा टी। तो यहीं से हमें 2 फॉर्मूले प्राप्त हुए, एक वोल्टेज का और एक वैद्युत धारा का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 हमारी महत्तम वैद्युत धारा है और V0 हमारा महत्तम वैद्युत वाहक या महत्तम वोल्टेज है। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हम ये दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब ये जो चार्ट बनाया है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं वो देख लेते हैं। एक होता है शिखर मान। तो जहाँ हमारी वोल्टता या वैद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है, वो कहलाता है हमारा शिखर मान। शिखर मान बोला जाता है हमारा अधिकतम वैल्यू। अब शिखर मान हमारा एक साइकिल के अंदर 2 बार आता है, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है, तो ये कहलाता है हमारा शिखर मान। उसके बाद आती है साइकिल, एक साइकिल या एक चक्कर। तो एक चक्र हमारा 0 से लेके 360 तक पूरा होता है, तो ये यहाँ से चलने के बाद और यहाँ तक आने तक ये कहलाता है हमारा एक साइकिल, एक चक्कर, या इसी को बोलते हैं हम आवर्तकाल। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में हमारी जो कुंडली है कितने चक्कर घूम रही है, वो आती है हमारी आवृत्ति या साइकिल। जैसे ये हमारा 1 चक्कर हो गया, अब 1 सेकंड के अंदर ऐसे कितने चक्कर वो हमारी कुंडली लगाएगी, वो कहलाएगी हमारी आवृत्ति। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो प्रत्यावर्ती धारा में हमें काम आती हैं। ये कला, समय के साथ कितने समय बाद हमारी जो कुंडली है कितना कोण बना रही है कितने समय पर, वो कहलाती है हमारी कला। कला को हम ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं। जो ओमेगा टी है ये हमारी कला कहलाती है। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी कोण है, समय के सापेक्ष कोण। तो कितने समय पर हमारा जो कुंडली है कितना कोण बनाएगी, वो कहलाएगी हमारी कला। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हम जानते हैं कि पहले अर्धचक्र के लिए हम ये मान लो ये प्रत्यावर्ती धारा का पूरा चक्र है, तो पहले अर्धचक्र के लिए जो हमारा मान होता है वो अधिकतम होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरे अर्धचक्र के लिए वो मान होता है वो अधिकतम होता है नेगेटिव डायरेक्शन में।
तो जो हम दोनों एक पूरा चक्कर मिला के लगाएंगे तो इसका औसत मान हमारा 0 हो जाएगा। भाई प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है पूरे चक्कर के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ उतना ही पॉजिटिव जा रहा है और दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव जा रहा है, तो दोनों का औसत 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसका अर्धचक्र के लिए मान निकालते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक का मतलब जिस समय वो है, वो मान हम निकालते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से। ठीक है, अब मान लो इसका हम अर्धचक्र के लिए मान, अब पूरे चक्कर के लिए तो 0 ही हो जाएगा, तो पूरे चक्कर निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका पहले अर्धचक्र के लिए औसत मान, पहले अर्धचक्र के लिए औसत मान निकालेंगे। तो मान लो पहले अर्धचक्र के लिए औसत मान हमने मान लिया IM, तो ये हो जाएगा 1/T/2। T/2 इसलिए लेंगे क्योंकि हम पूरा टाइम, पूरा चक्र T समय में पार कर रहा है वो, मानना यहाँ लिख देता हूँ, पूरा चक्कर T समय में, तो आधा चक्कर T/2 समय में, तो 1/T/2। उसके बाद समाकलन करेंगे 0 से T/2 तक, और जो हमारी धारा का तात्क्षणिक मान है उसका समाकलन कर देंगे। ये निकल के आ जाएगा हमारा पहले अर्धचक्र के लिए औसत मान। ठीक है, तो IM बराबर हो जाएगा ω/π 0 to π/ω। I की वैल्यू रख देंगे I0 साइन ω/t टू dt। अच्छा, ये π/ω कहाँ से आ गया? π/ω वहाँ से आ गया कि हम जानते हैं t बराबर होता है टू π/ω, t बराबर 2π/ω होता है। तो यहाँ से हमने 2π/ω वैल्यू रखी, तो ये ω/π आ गया। ठीक है, तो अब इसका समाकलन कर देंगे, तो ये आ गया, और I की वैल्यू I0 साइन ω/t होती है, हम जानते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब समाकलन करने के बाद ω/π, I0 बाहर आ जाएगा, साइन ω/t का समाकलन होगा, ये हो जाएगा माइनस के cos ω/t अपॉन ओमेगा, और इस पर हम लिमिट लगा देंगे 0 से π/ω। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हल होके I बराबर I0 अपॉन पाई cos पाई माइनस cos 0। अब cos पाई की वैल्यू होती है हमारी 1 और cos 0 की होती है, cos पाई की होती है -1 और cos 0 की होती है 1। तो ये हो जाएगा -1 तो ये हो जाएगा I0 अपॉन पाई -1 तो ये निकल के आ गया हमारा IM चल रहा है, सॉरी, ये IM बराबर आ गया हमारा 2I0 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.637 I0। तो ये हमारे अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकल के आ गया। अच्छा, दूसरे अर्धचक्र के लिए, अब ये पहले अर्धचक्र था, अब दूसरा अर्धचक्र के लिए बस क्या हो जाएगा,
यही वैल्यू यही आएगी, बस माइनस में हो जाएगी। तो दूसरे अर्धचक्र के लिए औसत मान, इसको आई डैश एम मान लिया, आई डैश एम ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव आया था, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के 0.637 आई नॉट। ठीक है, तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब ये हमने औसत मान देखा, अब आगे देखते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अच्छा, वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या होता है कि वर्ग करके उसका माध्य निकाल के और उसका वर्ग मूल लेना, तो ये होता है हमारा वर्ग माध्य मूल। वर्ग माध्य मूल का मतलब समझ में आ गया, वर्ग करना, उसका माध्य लेना और उसका फिर मूल मतलब वर्ग मूल निकालना, तो ये हो गया हमारा वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान हो गया हमारा, इसको लिखेंगे हम आई आर एम एस से। तो वर्ग माध्य मूल मान हो गया आई का, पहले वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उसका एक पूर्ण चक्र का माध्य निकालेंगे, वर्ग करेंगे, फिर एक पूर्ण चक्र का उसका माध्य निकालेंगे आई का, और उसके बाद उसका वर्ग मूल ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्ग माध्य और मूल। समझ में आ गया वर्ग माध्य मूल। अच्छा, आप कहेंगे कि एक पूर्ण चक्र का जो माध्य होता है वो तो 0 होगा। हमने अभी पढ़ा है कि एक पूर्ण चक्र का जो माध्य मान होता है धारा का वो 0 होता है, लेकिन हमें पहले क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने के बाद अगर हम पूर्ण चक्र का माध्य निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वर्ग करने पर जो नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो भी हमारी पॉजिटिव में हो जाती है और पॉजिटिव वाली भी पॉजिटिव रहती है। तो ये हमारा मान हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई बराबर होता है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका वर्ग करेंगे और इसके पूर्ण चक्र का माध्य निकालेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आई नॉट स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा वर्ग से, तो उस बाहर आके आई नॉट रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूर्ण चक्र का माध्य। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं त्रिकोणमिति फॉर्मूले से, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका फिर लिखेंगे इसका पूर्ण चक्र का माध्य। अच्छा, अब कॉस ओमेगा टी में हम पूर्ण चक्र लगाएंगे, तो पूर्ण चक्र क्या होता है, 0 से लेकर 360 तक। तो कॉस ओमेगा टी की जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी का 0 से 360 तक मान -1 से +1 होता है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का मान जो हमारा होता है पूर्ण चक्र के लिए -1 से +1 होता है। अतः कॉस ओमेगा टी का पूर्ण चक्र मान, अब -1 +1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस ओमेगा टी 0 हो गया तो बचा क्या हमारा
1/2। भाई 1/2 बचा, ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा IRMS आ गया, IRMS आ गया I0 अंडर रूट में क्या बचा 1/2। ये होती है हमारी वर्ग विद्युत धारा के वर्ग माध्य मूल की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई। अब इस चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक आता है प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच हमारा कलांतर। एक्चुअल में ये कलांतर वोल्टता और धारा के बीच होता क्या है और उसका मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान एक समय महत्तम होता है और एक समय शून्य होता है। तो अगर एक ही समय पर हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का मान एक ही समय पर महत्तम और एक ही समय पर न्यूनतम हो, तो हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता दोनों समान कला में है। अगर दोनों का मान भिन्न भिन्न, अगर उनमें थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता हमारे समान कला में नहीं है। जैसे मैं परपथ से समझा देता हूँ। मान लो अब जैसे हम जानते हैं, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का साइन ग्राफ है। इसमें ये हमारा साइन ग्राफ है। यहाँ पर मान लो हमारा धारा और वोल्ट, भाई यहाँ पर I और V दोनों का अगर मान एक साथ हमारा महत्तम हो तो कहलाएगी कि दोनों हमारे समान कला में है। अगर कुछ समय का अंतर हो, मान लो कि ये है, अब इस तरह का ग्राफ है। मान लो ये हमारी वोल्टेज का महत्तम मान है और यहाँ पर हमारी I का महत्तम मान है धारा का। तो ये वोल्ट और धारा में महत्तम आने में हमारा कुछ समय का अंतर हो गया। भाई इस जगह पे हमारा वोल्टेज मान अधिकतम हो रहा है और इस जगह पर हमारा धारा का मान अधिकतम हो रहा है। तो अब क्या होगी कि धारा हमारी पहले महत्तम हो रही है और वोल्टेज हमारा बाद में महत्तम हो रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे हम इसको कि ये जो हमारी धारा है, ठीक है, ये जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है क्योंकि धारा का मान हमारा पहले अधिक हो रहा है। तो इस वाली पोजीशन में हमारी धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी है, या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा से पश्चगामी है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, भाई धारा अग्रगामी है या वोल्टेज पश्चगामी है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो यहाँ V है, यहाँ I है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज धारा से अग्रगामी हो जाएगी, या उल्टा बोल सकते हैं धारा वोल्टेज से पश्चगामी हो जाएगी। बात एक ही है, या तो ऐसे बोल दो धारा वोल्टेज से आगे है या अग्रगामी है, या ऐसे बोल दो कि वोल्टेज धारा के पश्चगामी है या पीछे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब किसी समय पर मान लिया कि वोल्टेज
अब यहाँ धारा हमारी पश्चगामी है वोल्टेज से, तो यहाँ ये समीकरण, ये जो हमारे मानक समीकरण है वो किस कंडीशन में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे वोल्टेज धारा के पश्चगामी है। तो इस कंडीशन में हम ये वाले फॉर्मूले लिखेंगे कि वोल्टेज पश्चगामी है धारा के, तो धारा तो हमारी एज इट रहेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज हमारी पश्चगामी होगी, तो कितनी पश्चगामी होगी, तो ये हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई कोण, क्योंकि यहाँ से हम फाई कोण ये पीछे चलेगी, फाई कला पीछे चलेगी, तभी तो ये पीछे पश्चगामी होगी। या इसको हम दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं, इसका हमारा दूसरा तरीका भी है लिखने का, भाई वोल्टेज पश्चगामी है तो आई अग्रगामी, धारा अग्रगामी होगी, तो या इन समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। भाई ये प्लस फाई कला आगे चल रही है वोल्टेज से, तो वोल्टेज को लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। तो या तो इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन किसके पश्चगामी है। अगर वोल्टेज पश्चगामी है तो वोल्टेज की कला माइनस में आएगी माइनस फाई, और अगर धारा पश्चगामी है तो धारा की कला माइनस में चली जाएगी। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, या तो वोल्टेज को माइनस में लिख सकते हैं कला को माइनस में, या उस धारा की कला को प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि धारा उससे आगे है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारी धारा और वोल्टता में उच्चतम मान प्राप्त करने के लिए में अलग अलग समय होता है या समय में थोड़ा अंतर होता है, तो वो कहलाता है हमारा वोल्टता और धारा के बीच कलांतर। ठीक है, अगर एक ही समय पर आ रहे हैं तो दोनों समान कला में बोले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी समय अंतर हो रहा है, जैसे धारा यहाँ वोल्टेज यहाँ, या वोल्टेज यहाँ धारा यहाँ, थोड़ा सा भी समय में आगे पीछे हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा कलांतर, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अग्रगामी जो है वो प्लस फाई हो जाएगा, जो पश्चगामी है वो माइनस फाई हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो कई परिपथ हैं जो आपके कोर्स में हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। तो उसमें सबसे पहला परिपथ है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध R लगा हो, तो ये इस तरह का हमारा परिपथ होगा, और उसमें केवल एक प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो। तो हमेशा याद रखें कि जब के परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध R लगा होता है, तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही समान कला में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस बाकी कुछ नहीं। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो T समय पर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर होगी V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम जानते ही हैं। लेकिन प्रतिरोध का मान R है और बहने वाली धारा I हो, तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR। ठीक है, तो V की वैल्यू IR ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, तो IR बराबर हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर हो जाएगा V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब V नॉट अपॉन R को हम लिख सकते हैं I नॉट। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ I नॉट बराबर लिया है हमने V नॉट अपॉन R के। तो ये आ गया हमारा धारा का सूत्र और मैक्सिमम धारा का सूत्र।
ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट वी नॉट अपॉन आर, और ये प्रत्यावर्ती धारा का मान टी समय पर, उस समय जब हमारे परिपथ में सिर्फ एक ओमीय प्रतिरोध आर लगा हो। ठीक है, अब हमारा अगला सर्किट आता है, अगला परिपथ आता है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तो एल लगा हो। तो ये हमारा परिपथ है, इसमें आई धारा बह रही है, वी वोल्ट है, और उसमें एक प्रेरकत्व तो लगा है एल। तो टी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, टी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर होती है V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते ही हैं। अब मान लो कि ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रेरकत्व क्या है, प्रेरकत्व में जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें चुंबक बनेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी बनेगा, और चुंबकीय फ्लक्स भी उसी अनुरूप में परिवर्तित होगा जैसे कि हमारी धारा परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो जब इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें एक विरोधी विभव या विरोधी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। तो वो विरोधी वोल्टेज कैसे उत्पन्न होगी, फैराडे के नियम के अनुसार, इसमें फैराडे का नियम लगेगा। तो उस क्षण प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसको हम वी डैश मान लेते हैं, ये होगा हमारा एल डी आई बटे डी टी के। और ये डी आई बटे डी टी क्या है, ये डी आई बटे डी टी है, हमारी डी आई बटे डी टी है धारा परिवर्तन की दर। और ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया हमने फैराडे के नियम से। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, ये आ गया हमारा फैराडे के नियम से। तो प्रेरकत्व के सिरों पर एक विरोधी विभवांतर उत्पन्न होता है, फैराडे के नियम पिछले चैप्टर में जाके एक बार देखें। तो वो विभवांतर की जो मान होता है वो होता है हमारा एल डी आई बटे डी टी के बराबर। अब यह विभवांतर, यह विरोधी विभवांतर होता है। ठीक है, यह विरोधी विभवांतर होता है। अब क्या करेंगे, अब किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि परिपथ में जितने भी विभवांतर होते हैं उनका जोड़ शून्य होता है। ठीक है, परिपथ में लगे हुए कुल विभवांतर का जोड़ शून्य होता है। तो V माइनस वी डैश माइनस में क्यों होगा, क्योंकि वो विरोधी है, ये 0 के बराबर होगा। तो वी डैश की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा V और वी डैश की वैल्यू लगाने पर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बटे डी टी बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा एल डी आई बटे डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब डी टी को उस साइड में पक्षांतर कर देंगे और एल और डी टी दोनों को, तो डी आई बराबर रह जाएगा हमारा, डी आई बराबर वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ समाकलन करने पर तो आई बराबर आ जाएगा वी नॉट अपॉन एल समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब टी के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आगे हमारा
आई बराबर वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम आई बराबर आई बराबर आ गया माइनस के वी नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको सॉल्व करके आ गया। अब क्या होगा, तो ये होगा हमारा वी नॉट अपॉन एल ओमेगा धारा का उच्चतम मान या शिखर मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे शिखर मान धारा का आई नॉट बराबर हम मान लेंगे वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो ये हो गया हमारा शिखर मान। अब क्या बचा, माइनस कॉस ओमेगा टी। हम जानते हैं कॉस ओमेगा टी, चूँकि कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा त्रिकोणमिति से होता है, चूँकि कॉस ओमेगा टी बराबर होता है माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बस कॉस ओमेगा टी की जगह इसको रख देंगे और ये हमारा शिखर मान की जगह आई नॉट लगा देंगे। तो ये हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पर ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आ गया हमारा धारा का मान उस कंडीशन में जहां हमारा प्रेरकत्व शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो। ठीक है, अब मान लो इसको हमने समीकरण एक मान लिया शिखर मान को, तो अब इस समीकरण से यहाँ से निकालेंगे हम। ये था हमारा आई नॉट बराबर वी नॉट बटे एल ओमेगा। अब वी नॉट को इधर ले आएंगे हम, या एल ओमेगा को इधर ले जाओ, आई नॉट को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा वी नॉट अपॉन आई नॉट बराबर एल ओमेगा। ठीक है, अच्छा वी और अपॉन आई क्या होता है हमारा, वी अपॉन आई हमारा प्रतिरोध होता है, और वी अपॉन आई इस परपथ के लिए हमारा क्या कहलाएगा, प्रेरण प्रतिघात। इसको हम कहेंगे प्रेरण प्रतिघात, और ये कहलाएगा हमारा एक्सएल से। इसको हम कहेंगे प्रेरण प्रतिघात, जो वी नॉट अपॉन आई नॉट है, और इसको हम डिनोट करेंगे एक्स एल से, और एक्स एल बराबर होगा वी नॉट अपॉन आई नॉट के, और जो ये बराबर है हमारे ओमेगा एल के। ठीक है, तो ये हमारा प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ में आ गया, सिंपल था। अच्छा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ भी लगा सकते हैं। एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया वह व्यंजक जो उस परिपथ का जहां हमारा परिपथ में सिर्फ एक शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा हो। ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया होगा।